HP एजुकेशन बांसवाड़ा द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग कक्षा में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की इस काल पीड़ा में मुझे आपको निःशुल्क सेवा देने का अवसर मिला, उसके लिए HP एजुकेशन के श्री हितेश जी पटेल का बहुत बहुत आभार। शिक्षा भी एक सेवा है। मैं इस सेवा को निःशुल्क रूप से आपके सामने परोसने में अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। बिना औपचारिकता के आज की कक्षा को अपन शुरू करते हैं। मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी है। मैं मूल रूप से अंग्रेजी का टीचर हूँ। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन। एक्चुअल में ये प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रीट हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे LDC, UDC क्लरिकल जॉब हो, चाहे बैंकिंग जॉब हो, चाहे सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब जगह इस टॉपिक का निश्चित रूप से अपना एक अलग महत्व होता है। इसी के साथ साथ मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि राइट फ्रॉम क्लास 6 to 12th दिस टुडेज क्लास इज आई थिंक सो बेनिफिशियल। सो टुडे लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन प्रीपोजिशन। Actually, preposition is the topic जहाँ पर बच्चों को प्रायः ये समस्या आती है, कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे 6th to 12th क्लास का एग्ज़ाम हो, वहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और चारों ऑप्शंस आपको ऐसे लगता है कि जैसे सही हों। एक बार उस ब्लैंक के अंदर यदि चारों को एक एक बार रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चारों इसके अंदर फिट बैठते हैं। और आप जानते हो कि 4 आंसर्स तो कभी होते नहीं हैं। मूल रूप से करेक्ट आंसर तो एक ही होता है। सो द स्टाइल टू स्टडी द प्रीपोजिशन एंड द टेक्निक टू लर्न द प्रीपोजिशन शुड बी डिफर। हमको एक साथ सारे प्रीपोजिशन नहीं पढ़ने चाहिए, बिकॉज जो एक जैसे लगने वाले प्रीपोजिशंस हैं उनको आप इकट्ठा करके एक साथ उनको पढ़ो। ऐसा नहीं कि 1 by 1 सारे प्रीपोजिशंस को आप पढ़ते जाओ, यू विल गेट सम कन्फ्यूज़न। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखता हूँ, ऑन, ओवर और अबव। ये 3 प्रीपोजिशंस हैं और इन तीनों का यदि कॉमन मीनिंग लें अपन हिंदी के अंदर, तो उसका एक सीधा सा, एक सिंपल सा जो अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, वो ऊपर के अर्थ में निकलता है। बट देयर इज लिटिल बिट सम डिफरेंट बिटवीन ऑल द 3 प्रीपोजिशंस। ऑन स्पर्श करें, और ऊपर हो, ऊपर है वो तो कॉमन विशेषता है इन तीनों की, दैट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कि ये ऊपर के अर्थ में इन तीनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। इन द सेम वे ओवर, ये भी स्पर्श करे, पूर्ण या आंशिक रूप से।
वहाँ पर हम ओवर प्रीपोजिशंस का उपयोग करते हैं। एक प्रकार से स्प्रेडिंग के अर्थ में होता है ये ओवर प्रीपोजिशन का जो यूज़ है वो। अबव बिना स्पर्श किए, या यूँ कह सकते हैं कि स्पर्श का मात्र आभास हो, यानी कि इन रियलिटी ये टच नहीं करता है। तो यू कैन सी द कॉमन बिटवीन ऑल द थ्री प्रीपोजिशन इज वन वर्ड ऊपर, लेकिन इनमें जो लिटिल बिट डिफरेंट है वो इस प्रकार से है। और ये निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका अर्थ, जिस प्रीपोजिशन का अर्थ ऊपर के संदर्भ में होगा, निश्चित रूप से ये तीनों ऑप्शंस तो रहेंगे, एक आध ऑप्शन और जोड़ देगा, यूं करके 4 ऑप्शंस बन जाते हैं आपको, और तीनों ही आपको लगेंगे कि यार ये करेक्ट है। यूँ नाउ वी विल सी विथ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ हमने ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया बिकॉज ये टेबल है, उसके ऊपर ये बुक है। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी है ये बुक, एक प्रकार से बुक है ये, और नीचे जो मेरा हाथ है उसको अपन फॉर एग्जांपल टेबल मान लेते हैं, गेस करते हैं ये टेबल है, उसके ऊपर ये बुक है। तो आप देख रहे हो कि बुक है वो ऊपर भी है और टेबल उसके नीचे है। बुक है और जो टेबल है वो दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रही है टेबल और बुक ऊपर भी है। ये दोनों परिस्थितियां जब किसी क्वेश्चन में आप देखते हो तो यू हैव टू यूज द प्रीपोजिशन ऑन। इन द सेम वे आपके घर पे कोई बेडशीट होती है, या कोई कारपेट होता है, या कोई टेबल क्लॉथ होता है, वो टेबल के ऊपर ढका हुआ है, या बेड के ऊपर बेडशीट बिछी हुई है, या फ्लोर पे कारपेट बिछा हुआ है। तो एक प्रकार से पूर्ण रूप से उस फ्लोर को या उस टेबल को या उस बेड को, वो बेडशीट, वो कारपेट, वो क्लॉथ, वो पूर्ण या आंशिक रूप से उसको ढक रहा है। यानी कि एक प्रकार से यूं जोड़ सकते हैं कि ढकने का जब संदर्भ हो, ढकने के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल क्लॉथ इज spreaded over the table। तो इस टेबल के ऊपर ये टेबल क्लॉथ है वो बिछा हुआ है, यानी कि एक प्रकार से उस टेबल को, उस बेडशीट, उस क्लॉथ ने, टेबल क्लॉथ ने उसको ढक दिया है। तो ऐसी पोजीशन आने पर हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फ्लोर के ऊपर आप कारपेट बिछा दी पूरी, यहाँ पर भी आप ओवर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये टच भी कर रहा है फ्लोर को, वो कारपेट, और कारपेट उस फ्लोर के ऊपर भी है। इसी प्रकार से ये टेबल क्लॉथ है, उस टेबल को टच भी कर रहा है और उसको ढकने का, पूर्ण या आंशिक रूप से उसको ढकने का काम भी कर रहा है, यानी कि टच भी कर रहा है, और ऊपर भी है वो क्लॉथ टेबल के। तो वहाँ पर हम इस ओवर प्रीपोजिशन का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेड के ऊपर आप बेडशीट बिछा दें तो बेडशीट उस बेड के ऊपर भी है और उस बेड को ढकने का भी पूर्ण या आंशिक रूप से काम कर रही है, तो वहाँ पर हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे कोई दीवार है उसके ऊपर आप बहुत सारे स्क्रैचेस कर दो, तो एक प्रकार से वो दीवार उन स्क्रैचेस से ढक जाती है, यूं मान के चलो आप, पूर्ण या आंशिक रूप से। तो वहां पर भी आप ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्क्रैचेस ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर स्क्रैचेस हो जाते हैं। द स्क्रैचेस ओवर द कार, आपकी कार के ऊपर स्क्रैचेस हो जाते हैं।
तो वहाँ आप ओवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो स्क्रैचेज है वो एक प्रकार से पूरी उस कार को या उस वॉल को ढक लेने का काम पूर्ण आंशिक रूप से कर रही है। तो इस परिस्थिति में ये ऊपर भी है और ढक भी रहा है, ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नाउ द लास्ट वन, ये भी ऊपर का अर्थ दे रहा है, लेकिन ये एक ऐसा ऊपर है जो मात्र आभासी है, स्यूडो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दृश्य के द्वारा समझ सकते हैं, ये हिल्स हैं और उसके ऊपर ये सन राइजिंग हो रहा है, तो दिखने में तो इट सीम्स ओनली कि हिल के ऊपर सूरज है वो उग रहा है। सच में कभी हिल को स्पर्श करता हुआ कोई सूरज उगता नहीं है, बट इट सीम्स, ऐसा दिखता है, ऐसा आभास होता है। आप दूर से देखेंगे तो इट विल लुक लाइक अ सन इज टचिंग द हिल्स। सच में ये टच नहीं कर रहा है, सच में तो ये फार अवे फ्रॉम द हिल्स, ये तो उस हिल से बहुत बहुत अनंत ऊंचाइयों के अंदर, अनलिमिटेड हाइट के ऊपर वो सूरज है वो उग रहा है, लेकिन दिखता ऐसे जैसे स्पर्श कर रहा हो। तो मात्र स्पर्श करने का आभास हो और रियलिटी में वो अनलिमिटेड हाइट पर हो, वहां हम अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज अबव द हिल्स, ऊपर, यानी कि सूरज है वो इन पहाड़ियों के ऊपर छू रहा है, वास्तव में छू नहीं रहा है, लेकिन ऐसा मात्र आभास हो रहा है। तो जहाँ केवल आपको आभास हो, वेयर इट इज ओनली सीम्स बट इन रियलिटी इट इज फार अवे फ्रॉम द हिल, वी यूज द प्रीपोजिशन अबव। सो आपने देखा, 3 एग्जाम्पल्स देखे आपने, और कॉमन जो मीनिंग इनका निकलता है वो ऊपर निकलता है, लेकिन सच में देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन ऑल द 3 प्रीपोजिशंस। एक और ओवर का एक डिफरेंट यूज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर का एक और उपयोग मैं बता दूं, ऊपर भी होता है, ऊपर तो कॉमन मीनिंग है ही आपका, ऊपर प्लस कोई गतिशील वस्तु या संज्ञा, नाउन जिसको कहते हैं, ये 2 कंडीशन एक साथ अप्लाई हो और अस्पर्श हो, यानी कि टच की पोजीशन नहीं हो। इफ द 3 कंडीशंस आर अप्लाइड इन वन सेंटेंस, वी यूज द प्रीपोजिशन ओवर आल्सो। ऊपर का तो इसका जो अर्थ है वो है ही ओवर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, जैसे छत के ऊपर पंखा होता है, द फैन और ज़्यादा हाइट पे नहीं हो, है ना, एक लिमिटेड हाइट पे हो, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे हो जाएगा तो फिर वो एबव हो जाएगा। एक लिमिटेड हाइट हो, मर्यादित ऊंचाई हो, जैसे पंखा है, पक्षी उड़ता है, पतंग उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, तो ये एक लिमिटेड हाइट्स पर उड़ते हैं और वो हमको स्पर्श भी नहीं करते हैं, दे डू नॉट टच अस, ठीक है। और ये ऑल आर मूविंग आल्सो, तो गतिशील भी होना चाहिए वो, चाहे वो कोई भी हो, प्राणी हो चाहे लिविंग हो, व्हाटएवर हो, वो मूवेबल होना चाहिए। तो चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, इफ इट इज मूवेबल एंड विदाउट टचिंग, तो वहाँ हम अपन ओवर प्रीपोजिशन का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड राइट हियर, द फैन इज मूविंग, या नहीं लिखो तो भी चलेगा, द फैन इज ओवर माई हेड, यानी कि मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, यानी कि मेरे सिर को टच नहीं कर रहा है, विदाउट टचिंग। और पंखा है वो मूवेबल भी है, तो एक लिमिटेड हाइट भी है उसकी। तो 3 ऑल कंडीशंस आर अप्लाइड इन वन सेंटेंस इन वन टाइम, दैट इज द फैन इज नॉट टचिंग मी, फैन मेरे ऊपर भी है, फैन मूवेबल भी है। तो 3 कंडीशंस, इट शुड बी मूवेबल, सेकेंड कंडीशन अनटच्ड, एंड थर्ड कंडीशन वो ऊपर होना
चाहिए। तो तीनों चीज़ें एक साथ किसी वाक्य में यदि उपलब्ध हैं तो आप वहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, द काइट इज फ्लाइंग हाई ओवर द बिल्डिंग्स, यानी कि आसमान की ऊंचाइयों पर बिल्डिंग से ऊंचे पतंग उड़ रहे हैं बिल्डिंग्स के ऊपर। बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पेड़ों के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हाई ओवर द स्काई, आसमान के अंदर एरोप्लेन उड़ रहा है, जा रहा है। तो ये सब अपन को टच भी नहीं कर रहे हैं, मूव भी करते हैं और ऊपर भी हैं, तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो रही हैं, तो वहाँ अपन ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ये एक ऊपर के संदर्भ में इन तीनों प्रीपोजिशंस को पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, अगला जो प्रीपोजिशन है वो अपन लेंगे ऑन और बाय। अब ऑन के बहुत सारे यूजेज है, बाय के भी बहुत सारे यूजेज है। इसी प्रकार अभी जो प्रीपोजिशन आपने पढ़ा ऑन, ओवर, अबव, इसके अलग अलग दूसरे यूजेज भी हैं, लेकिन इफ यदि इन टुगेदरली इनको पढ़ा तीनों ने तो इनका एक कॉमन अर्थ निकलता था ऊपर। ऑन और ऑन के हजारों उपयोग हो सकते हैं, बाय के हजारों उपयोग हो सकते हैं, हजारों जगह अलग अलग संदर्भ में उपयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन बिठाकर टुगेदरली यदि इन दोनों को पढ़ा रहा हूँ तो इसका एक कॉमन अर्थ निकलता है जो आवागमन के आपके साधन हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन के संदर्भ में हम इन प्रीपोजिशंस को पढ़ रहे हैं। आवागमन के साधन में आप जैसे कि किसी के ऊपर सवार हो, पे सवार हो, मैं अपने स्टाइल में लिखता हूं इसको, किसी पे सवार हो, यानी किसी के ऊपर बैठकर आप सवार हो रहे हैं तो आप ऑन का प्रयोग करते हैं। और किसी के अंदर बैठकर आप सवार हो, मैं सवार हूं, तो आप बाय का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई केम हियर ऑन फुट, मैं मेरे पाँवों के सहारे यहाँ आया, तो हमने वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया क्योंकि मैं उसके ऊपर सवार होके आया। इसी प्रकार से आई केम हियर ऑन बाइक, ऑन हॉर्स बैक, मैं घोड़े पे बैठ के आया, बाइक पे बैठ के आया, मैं उसके ऊपर सवारी करके आया, तो वहां हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि किसी में सवार होके आया, फॉर एग्जाम्पल, आई केम हियर बाय कार, मैं अब बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करूंगा क्योंकि मैं कार में बैठ के आया। आई केम हियर बाय बस, आई केम हियर बाय ट्रक, आई केम हियर बाय जीप, लेकिन आई केम हियर ऑन साइकिल, बाय एयर, यदि आप एरोप्लेन में सवार होके आए तो ये ट्रांसपोर्टेशन में आप जब आना जाना करेंगे तब आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इस संदर्भ में अपन ने इसको पढ़ा। फिर से कह दूं, पे सवार किसी के ऊपर बैठ के सवार होते हैं तो ऑन, किसी के अंदर बैठकर सवार होके आते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल टेक अनदर क्लास। यदि आपकी इच्छा रहेगी, आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको जीवन के आपकी सफलताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।